नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। सुप्रभात सभी का। यूपी उत्तराखंड समेत अहम खबर के साथ हम हाजिर हैं। जी हां, बात चाहे राजनीति की हो या राजनेताओं की, हर चुनावी खबर आपको इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे और हर खबर अलग और नए अंदाज में आपके पास होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास बुलेटिन गंगा सवेरा की। विजय तिलक। खबरों की शुरुआत करते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी यहां भाजपा के गोरखपुर क्षेत्र की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा और बैठक का आयोजन आज सुबह 11 बजे योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में किया गया है। और आपको बता दें कि बैठक में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद होंगे। साथ ही राष्ट्रीय मंत्री और बीजेपी गोरखपुर क्षेत्र के संगठन प्रभारी अरविंद मेनन मुख्य रूप से इस बैठक में शामिल होंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी गोरखपुर क्षेत्र की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में गोरखपुर क्षेत्र के 286 मंडल इकाई के अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, 62 विधानसभा क्षेत्र प्रभारी, भाजपा संगठन की दृष्टि से 12 जिलों के जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी शामिल होंगे। तो 2022 की तैयारी में भाजपा है। आज गोरखपुर क्षेत्र की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। सुबह 11 बजे गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में यह बैठक होगी। तो यूपी चुनाव से पहले भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि आज भाजपा की कानपुर में एक बड़ी बैठक है। भाजपा की बुंदेलखंड क्षेत्र की बड़ी बैठक कानपुर में आयोजित होगी, जिसमें कि प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल शामिल होंगे। कानपुर बुंदेलखंड की बैठक में धर्मेंद्र प्रधान और सुनील बंसल 17 जिला इकाइयों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में सदस्यता अभियान की रणनीति बनाई जाएगी। आज बैठक का आयोजन कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में होगा। खुद बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और कानपुर के प्रभारी विजय बहादुर पाठक ने कानपुर का लक्ष्य 2 लाख नए सदस्य बनाने का तय किया है। और अब बात कर लेते हैं कल लखनऊ दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी में कई बैठकें की। पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुई बैठक में पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, 2019 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा के प्रभारी और संयोजक शामिल हुए। और इस बैठक में अमित शाह ने सभी को 300 प्लस सीटें जीतने का लक्ष्य दिया। सूत्रों की माने तो अमित शाह ने बैठक में कहा कि सभी को टिकट नहीं मिल सकता, लेकिन सभी लोग महत्वपूर्ण हैं। सभी परिस्थितियां, समीकरण, पहलुओं को देखना पड़ता है और इसीलिए जिसे टिकट मिले वो पूरी ताकत से चुनाव लड़े। जिन्हें टिकट नहीं मिलता वो प्रत्याशियों को जिताने में लगे। हालांकि बैठक के बाद नेताओं के बीच ये चर्चा भी हो रही है कि करीब 150 सीटों पर मौजूदा विधायकों का टिकट भी कट सकता है। तो शाह की बैठक में किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, ये हम आपको बता रहे हैं। हर बूथ पर भाजपा का कमल का फूल खिले, यही एक लक्ष्य है और भाजपा का कमल का फूल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी, सुशासन कायम रहेगा, गुंडागर्दी सदा सदा के लिए दफन हो जाएगी, अंत हो जाएगा। जो हम लोगों ने अच्छे काम किए वो जनता की प्रदेश का चुनाव चल रहा है और हम लोग गंभीरता से चुनाव लड़ते हैं, हवाई बात नहीं करते। तो हर एक की जिम्मेदारी दी गई, हर एक को कहा गया कहाँ कहाँ क्या करना है और भारी बहुमत से हम लोग फिर वापस आएंगे। लखनऊ दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने 107 साल के भाजपा कार्यकर्ता भुलई भाई से भी मुलाकात की। भुलई भाई भाजपा के सबसे पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। पार्टी दफ्तर पर दोनों की ये मुलाकात हुई और इस मौके पर अमित शाह ने भुलई भाई को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। तो ये हैं भुलई भाई, उम्र है 107 साल। शॉल उड़ाकर अमित शाह ने इनको सम्मानित किया। भाजपा के सबसे पुराने कार्यकर्ता ये बताए जाते हैं।
और अब बात आज की बड़ी खबर की। कांग्रेस को झटका देने के बाद आज अखिलेश बसपा को बड़ा झटका देंगे। आज बसपा के 6 बागी विधायक सपा में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी 6 विधायकों को सपा की सदस्यता दिलाएंगे। और आपको बता दें कि बसपा के ये वही 6 विधायक हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के वक्त सपा का साथ दिया था और जानकारी मिल रही है कि विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग इन लोगों ने की थी। सपा में शामिल होने वाले बीएसपी विधायक हाजी मुस्तफा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद और सुषमा पटेल, इसके साथ ही असलम चौधरी, हरगोविंद भार्गव और असलम रायनी हैं, जिन्हें सपा विधानसभा चुनाव में टिकट भी देगी। तो 6 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के वक्त सपा का साथ दिया था। लगातार बढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का कुनबा और इसी कड़ी में 6 विधायक आज बीएसपी के सपा में शामिल होने वाले हैं। बसपा के बागी विधायक अब साइकिल चलाएंगे और जानकारी मिल रही है कि आज ही ये तमाम जो नेता हैं वो सपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इससे पहले भी अगर इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो सपा का साथ दे चुके हैं। 6 बीएसपी विधायक सपा का दामन आज थामेंगे। सपा दफ्तर में समाजवादी पार्टी ये ज्वाइन करेंगे। अखिलेश यादव इन तमाम नेताओं को सदस्यता ग्रहण दिलाएंगे। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा। सीधा उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। शैलेश, समाजवादी पार्टी लगातार एक्सपेंशन कर रही है। भाजपा से कुछ लोगों को मिलाया, कई अहम नेताओं और चेहरों को पार्टी की सदस्यता दिलाई और अब नजर बसपा पे है। कौन है ये 6 विधायक जो आज सदस्यता लेने वाले हैं? देखिए, जो 6 विधायक हैं लंबे समय से कह सकते हैं कि ये चल रहा था कि ये आज ज्वाइन करेंगे, कल ज्वाइन करेंगे, लेकिन आखिर आज वो दिन आया जब इनकी ऑफिशियल ज्वाइनिंग होगी सपा में। हालांकि ज्वाइनिंग से पहले पिछले कुछ महीनों में तमाम बार इन लोगों ने आकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है, सपा के तमाम नेताओं से मुलाकात की है। और अगर बात करें इन विधायकों की तो देखिए, असलम रायनी है, मुस्तफा सिद्दीकी है, सुषमा पटेल है, हरगोविंद है, इसमें हरगोविंद भार्गव है और तमाम इस साथ असलम चौधरी का इसमें नाम है, हाकिम लाल बिंद। तो ये वो विधायक है और देखिए ये वो विधायक हैं जो 2017 में जब कहा जाता है एक लहर चल रही थी, उस बीच में इन्होंने अपनी सीट बचाई थी। शायद ये वजह है कि जब बसपा से ये बाकी हुए तो सपा ने तुरंत ये समझा कि इनसे फायदा हो सकता है आगामी चुनाव में, क्योंकि जब कोई लहर में अपनी सीट बचाता है तो यानी उसके पास अपना एक वोट बैंक है, ये माना जाता है। और शायद यही वजह है कि सपा भी इन्हें अपनी तरफ लाने के लिए काफ़ी पहले से ही आतुर थी और आज आखिरकार इन लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी सपा में। और इसके बाद देखिए, हालांकि कहने के लिए ये ऑफिशियल ज्वाइनिंग ज़रूर है, लेकिन पहले से ही, चाहे इससे पहले हम राज्यसभा के चुनाव को देखें तब भी हमने ये देखा कि इन लोगों ने सपा का ही समर्थन किया था। ये लोग लगातार सपा के समर्थन में नजर आ रहे थे और ये वो समय था जिस समय और ज़्यादा चर्चाएं तेज़ हुई थी इनके सपा में जाने की, क्योंकि खुलकर ये लोग एक तरह से सामने आ गए थे। तमाम बार कई मौके होते थे जब ये जाकर अखिलेश यादव से मिलते थे, उनको सम्मानित किया करते। तो ये चीज़ें लगातार चल रही थी। आज इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी क्योंकि चुनाव में अब बहुत ही कम वक्त रह गया है। लगातार सभी दल जो है वो अब धीरे धीरे करके जो तस्वीर है उसको क्लियर करते जा रहे हैं। बहरहाल सपा को अगर देखिए तो कांग्रेस और बसपा, इन 2 पार्टियों को सबसे ज़्यादा झटका देती लगातार नजर आ रही है। जिस तरह से हमने देखा कि कल कांग्रेस का दामन छोड़कर आए हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक ने सपा का दामन थामा। इससे पहले अगर हम देखें तब भी तमाम जो नेता हैं वो सपा के खेमे में आए हैं। उसके बाद बसपा की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से चाहे लालजी वर्मा की बात हो, वो भी अभी हाल ही में जाकर सपा अध्यक्ष से मिले थे, कार्यक्रम में उनको बुलाया, वो लोग भी सपा की तरफ जा रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से राजभर की अगर बात करें तो लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं एक जो सपा है उसकी कोशिश जो है वो सभी दलों में सेंधमारी की है, लेकिन जो अभी सफलता हम देख रहे मिल पा रही है वो मिल रही है बसपा में और कांग्रेस में। हालांकि भाजपा के भी कुछ विधायक हैं बताया जा रहा है, 1-2 विधायक हैं जिनकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से मुलाकात से जुड़ी हुई। तो कुछ लोग हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अगर कहें सपा ने नुकसान पहुंचाया है पिछले कुछ समय में तो वो कांग्रेस को और बसपा को। तो यानी कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में अगर हम मुकाबले की दृष्टि से देखें तो भाजपा के लिए एक बार फिर सपा जो है वो अपने आप को तैयार कर रही है और एक बड़े विपक्षी दल के रूप में फिलहाल, क्योंकि विपक्षी दल है लेकिन मैदान में अगर हम बात करें तो पूरी
पूरी तैयारी के साथ आ रही है। अपने जितने समीकरण हैं, चाहे जातीय समीकरण है, जिन लोगों को ज्वाइनिंग कराई जा रही है, उनमें जाहिर सी बात है जो मजबूत कैंडिडेट होंगे उनको टिकट भी दिया जाएगा, उनको चुनाव भी लड़ाया जाएगा। बहरहाल तस्वीर अभी और साफ होगी, लेकिन इन 6 विधायकों के आने के बाद, और एक दावा तो देखिए बसपा की तरफ से पहले किया जा रहा था। जब असलम रायनी की हम बात करें, इन लोगों ने बागी हुए थे जिस समय बसपा से, तो उस समय असलम रायनी ने तभी कह दिया था लालजी वर्मा के नाम के ऊपर, उन्होंने तभी चर्चा की थी कि वो भी हमारे साथ आएंगे, और बाद में वैसा ही हुआ भी। तो अभी ये माना जा रहा है इन 6 विधायकों के जाने के बाद अभी और झटका भी लग सकता है कहीं ना कहीं बसपा को, उसी फिराक में लगी हुई है पार्टी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरफ कांग्रेस को झटका, एक तरफ बसपा को झटका, और सपा अपने आप को मजबूत करने में लगी है, हर दल से लोगों को अपने साथ लाकर कि किस तरह से आने वाले चुनाव में भाजपा के मुकाबले वो मैदान में खड़ी हो, किस तरह से अपने कैंडिडेट्स, और देखिए जाहिर सी बात है जब चेहरे ज्यादा होंगे तो कैंडिडेट्स को उतारना मुश्किल नहीं होगा। जैसे अगर बात करें आज के टाइम पर, जब कांग्रेस से प्रियंका गांधी मैदान में होती हैं तो लगातार कई बार भाजपा वाले कहते हैं कि उनके पास तो 403 सीटों के लिए चेहरा ही नहीं है, लेकिन जब बात सपा की होती है तो कम से कम ये चीज नहीं बोली जा सकती, क्योंकि कई बड़े नेता भी हैं उनके पास, और इस तरह से तमाम जो चेहरे हैं वो लगातार शामिल हो रहे हैं। तो ये एक कह सकते हैं कहीं ना कहीं सपा के लिए प्लस पॉइंट भी है। जब इस तरह के चेहरे पार्टी से आकर मिलते हैं तो फायदा उस दल को निश्चित रूप से पहुंचता है, और झटका लगता है जिस दल का दामन छोड़कर ये चेहरे बाहर आते हैं। तो बहरहाल अभी ये 6 चेहरे, और ये भी देखना होगा इन 6 लोगों के साथ में, देखिए खाली ये 6 लोग नहीं होते, इनके समर्थक होंगे तमाम, इनके बाकी के समर्थक भी होते हैं। लेकिन शैलेश, ये भी देखना होगा कि आज जो भी विधायक आज सपा का दामन थामने जा रहे हैं, उनमें से कितनों को आगे जाकर टिकट मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिवपाल पर सस्पेंस की, धर्म संकट में मुलायम की, क्योंकि जहां एक तरफ अखिलेश छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं तो दूसरे दलों के नेताओं को लाकर अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अपने चाचा को लेकर अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, और अब अखिलेश की चुप्पी ने मुलायम को धर्म संकट में ला दिया है। कहीं भाई प्रेम के आगे बेटे की दावेदारी भारी ना पड़ जाए। सत्ता का संग्राम, धर्म संकट में मुलायम, क्या भाई प्रेम पर भारी बेटे की दावेदारी। 22 के रण में मुलायम किसके बनेंगे सारथी। अगर नहीं मानता है तो हम तुम्हारा प्रचार करें। विजय यात्रा पर निकलने से पहले अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लिया था। शिवपाल यादव ने भी सूबे में परिवर्तन का रथ दौड़ाने से पहले बड़े भाई मुलायम का बड़ा सा कटआउट लगाया था। ये दोनों ही तस्वीरें 12 अक्टूबर की हैं। लेकिन अब यूपी की सबसे बड़ी लड़ाई के बीच सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि मुलायम सिंह यादव किसके लिए प्रचार करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे आधा दर्जन दलों से गठबंधन करने वाले अखिलेश शिवपाल यादव से गठबंधन के नाम पर चुप्पी मारे बैठे हैं, और अब शिवपाल का सब्र जवाब देने लगा है। और अब शिवपाल बड़े भाई मुलायम का नाम लेकर भतीजे अखिलेश पर प्रेशर बनाने लगे हैं, क्योंकि शिवपाल ने कह दिया कि अगर अखिलेश से उनका गठबंधन नहीं हुआ तो मुलायम उनके लिए प्रचार करेंगे। मैंने नेताजी को सब परिस्थितियों को बताया है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, कहा भी है, कहा मैं अखिलेश से बात करेंगे, अगर नहीं मानता है तो हम तुम्हारा प्रचार करेंगे। अब सबसे बड़ा धर्म संकट मुलायम सिंह यादव के सामने है कि वो उस भाई को चुने जिसने संघर्ष के दिनों में कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, या फिर उस बेटे को जिसको इस वक्त अपने पिता के अनुभव की सबसे ज्यादा दरकार है। वहीं सबकी निगाहें इस वक्त 22 नवंबर की तारीख पर टिकी हुई हैं, जब मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर पूरा समाजवादी कुनबा एक होगा। शिवपाल कह चुके हैं कि जो नेताजी कहेंगे उन्हें मंजूर होगा, लेकिन सवाल अखिलेश का है, क्या उन्हें शिवपाल का साथ कबूल होगा। वहीं सबसे बड़ा सवाल उन शर्तों का है जो चाचा भतीजे के बीच दीवार बन गई है, क्योंकि जहां शिवपाल यादव सपा के साथ गठबंधन चाहते हैं, वहीं अखिलेश 1-2 से ज्यादा सीटों पर तैयार नहीं है। अब मुलायम इस धर्म संकट से निकलने के लिए कौन सा दांव आजमाते हैं, इस पर पूरे समाजवादी कुनबे की नजर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। तो शिवपाल पर अभी भी सस्पेंस कायम है, और ऐसे में धर्म संकट में मुलायम है, क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं कि समय यदि ऐसा आता है तो वो प्रचार शिवपाल यादव के लिए करेंगे। पर अखिलेश यादव भी बहुत
रहस्यमय तरीके से काम ले रहे हैं। उन्होंने प्रसपा को लेकर पत्ते नहीं खोले। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए जानना जरूरी है कि आखिर चल क्या रहा है। अब हम आपको लेकर चलते हैं मेरठ के हमारे संवाददाता सुधीर चौहान के पास, जो सीधे आम लोगों से करेंगे बात और पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके मन में और दिल में क्या चल रहा है। नमस्कार, हम पहुंचे हैं मेरठ के छीपी टैंक इलाके में। यहाँ पर है मंगल चाय की दुकान। मंगल चाय वाला है, फेमस चाय वाला है, बहुत पुरानी चाय की दुकान है और अक्सर लोग यहाँ पर सिर्फ चाय पीने के लिए यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर चाय पी रहे हैं, मौजूद हैं यहाँ पर। ये बताइए, क्या नाम है आपका? 2022 नज़दीक है, चुनाव आने को है, ऐसे में क्या लग रहा है कि देश के माहौल में मुद्दे क्या क्या निकल के आ रहे हैं आपके सामने? मुद्दे तो देखे जाएंगे। जो ये कोविड में जो हत्याएँ हुई हैं कायदे में, लापरवाही से शासन प्रशासन की, तो ये मुद्दा नहीं देखा जाएगा कि बेरोजगारी का मुद्दा देखा जाएगा। काम धंधे लोगों को चौपट हो गए, लोग तबाह बर्बाद हो गए, है ना। तो ये सब मुद्दे रहेंगे, ये प्रमुखता से रहेंगे। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं आप भी। क्या नाम है आपका? आलोक जैन। आलोक जी, ये बताइएगा कि चल क्या रहा है इस समय देश में? आपके हिसाब से क्या मुद्दे आने वाले समय में है? 2022 का चुनाव आने को है। मेरे हिसाब से तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है जी। अमीर और रईस हो रहा, गरीब और गरीब हो रहा, सब बढ़िया है। स्ट्रक्चर बढ़िया बन रहा, मोदी सरकार बढ़िया है और हम तो मोदी के साथ। 2022 में तो बस यही है कि जो तरक्की इंसान की होनी चाहिए थी वो तरक्की नहीं हुई किसी भी इंसान की। कुछ युवा भी हैं यहाँ पे जो मौजूद हैं। ये बताइएगा कि क्या नाम आपका? एडवोकेट देवांश मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइएगा कि क्या चल रहा है इस समय देश में आपके हिसाब से? मुद्दे वगैरह क्या चल रहे हैं? देखिए, सरकार को ये समझना होगा कि शहरों के नाम बदलने से शहरों में विकास नहीं होता। विकास के लिए सरकार को आगे आना होगा। हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हर साल सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में सरकार ने 2014 में जो 1200 सीट्स निकलती थी, वो आज 500 से 600 700 सीट्स निकलती हैं। सरकार एक तरफ कहती है कि एम्प्लॉयमेंट देगी और दूसरी तरफ प्राइवेटाइजेशन करके सीट्स रहती नहीं हैं। दूसरी बात हम करें कि अगर आज के टाइम में कोई महंगाई की बात करता है तो आप जानते हैं पेगासस वायरस उसके पीछे लगा दिया जाता है। सरकार के खिलाफ अगर बोलते हैं तो सरकार चुप करवा देती है। उनका कहना है कि सरकार के खिलाफ बोलें तो बोले कैसे, मुद्दे हैं लेकिन डर लगता है बोलने से। चाय की दुकान है ये, चाय पीने के लिए लोग अक्सर यहाँ पर आते हैं। फेमस चाय की दुकान है। क्या नाम आपका? मेरा विकास। विकास जी, बताइए, चाय पीने के लिए आप यहाँ आए हैं, क्या चल रहा है इस समय आपके हिसाब से देश के अंदर? देश के अंदर राजनीति तो चरम पे है ही सर। अगर आप देखेंगे हर आदमी राजनीति को लेकर, क्योंकि जो आने वाले चुनाव चल रहे हैं, ये अपना विधानसभा के भी चुनाव हैं, इनको लेके भी थोड़ा सा गर्मी। अब चाय की दुकान ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आदमी बैठ के अपनी बातें डिस्कस कर सकता है, अपने आपस में एक दूसरे के बारे में क्या चल रहा है इसके बारे में जानकारी मिलती रहती है। अब यही चल रहा है आजकल राजनीति का, क्या किसका क्या देना है, सब अपने अपने पास रखे हुए हैं, सब सुनते हैं, सब क्या करना है आगे का फ्यूचर। ये थे चाय की दुकान पे मौजूद कुछ लोग जो बता रहे हैं अपने अलग अलग मुद्दे हैं। किसी को पेगासस के मुद्दे का भी कहना है, उस पर भी बोल रहे हैं। कुछ महंगाई को बता रहे हैं और सबके अलग अलग मुद्दे यहाँ पर चाय की दुकान पे मौजूद जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं, सबके अलग अलग मुद्दे हैं। सुधीर चौहान, एबीपी गंगा, मेरठ। तो मेरठ में चुनावी चर्चा क्या है ये आपने देखा। महंगाई का मुद्दा है, इसके साथ ही साथ विकास भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में क्या बदलाव होता है या फिर यही सरकार रिपीट होती है।